तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम लोगों को एक अनजान प्लेनेट दिखाया जाता है जहां पर एक झरने के ऊपर एक एलियन स्पेसशिप आकर रुकती है। इस स्पेसशिप से एक इंसान की तरह दिखने वाला एलियन झरने के किनारे पर आकर खड़ा होता है और काले रंग के कलश को नीचे जमीन पर रखता है। इसके बाद ये एलियन अपने कपड़े उतारकर काले कलश को खोलता है और उसके अंदर पड़े हुए अजीब से हिलते हुए से काले लिक्विड को पी जाता है। उसी वक्त वो स्पेसशिप भी वहां से चली जाती है। इस लिक्विड को पीते ही इस एलियन को कुछ होने लगता है और देखते ही देखते इस एलियन का पूरा शरीर काला पड़ने लगता है। शरीर के भीतर उसका डीएनए टूटने लगता है और फिर उसका पूरा शरीर गलकर नीचे झरने के पानी में गिर जाता है। झरने के पानी में गिरते ही उसका शरीर पूरी तरह गलकर एक काले लिक्विड में बदल जाता है, जिससे दोबारा से एक नया डीएनए बनकर तैयार होने लगता है और फिर उससे नए सेल्स बनने लगते हैं और इस तरह से इस प्लेनेट पर जैसे जीवन का निर्माण होता है। ईयर 2089 आर्कियोलॉजिस्ट्स एलिजाबेथ और चार्ली को स्कॉटलैंड की गुफाओं में खुदाई के दौरान पत्थरों पर उकेरी हुई तस्वीर मिलती है, जिसमें एक बहुत बड़ा आदमी जिसकी इंसान पूजा कर रहे होते हैं तारों की तरफ इशारा करता हुआ दिखता है। एलिजाबेथ कहती है कि वो लोग चाहते हैं कि हम उनके पास पहुंचे। इस घटना के 4 साल बाद प्रोमीथियस नाम का स्पेसशिप डेविड की निगरानी में एक प्लेनेट के पास पहुंचता है। यहाँ पहुंचकर शिप का सारा क्रू क्रायोस्लीप से उठता है और मिशन ब्रीफिंग के लिए सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। इस मिशन की सुपरवाइजर मर्डिथ सभी का स्वागत करती है और फिर उन्हें एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाती है जिसमें वेलेंट कॉर्पोरेशन के सीईओ पीटर वेलेंट अपीयर होते हैं, जिन्होंने इस मिशन को फंड किया होता है। वो कहते हैं, अगर आप सभी मेरा ये वीडियो देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप सभी सही सलामत डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं और मैं इस समय तक मर चुका हूँगा। इसके बाद वो कहते हैं कि आप सभी के बीच डेविड नाम का जो इंसान बैठा हुआ है वो उनके लिए बेटे की तरह है और वो एक एंड्रॉयड है जो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, ना ही मर सकता है। लेकिन वो इन नायाब तोहफों का मतलब नहीं जानता क्योंकि इंसानों की तरह उसके अंदर आत्मा नहीं है। उसके बाद पीटर कहते हैं कि हम इंसान कहाँ से आए हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है और मरने के बाद हमारा क्या होता है। इन सवालों का जवाब उन्होंने जिंदगी भर खोजने की कोशिश की और फाइनली एलिजाबेथ और चार्ली वो 2 लोग हैं जिन्होंने उन्हें कन्विंस किया कि वो इन सवालों का जवाब उन्हें दे सकते हैं। पीटर ने इन्हें इस मिशन का इंचार्ज भी अपॉइंट किया होता है। इसके बाद चार्ली इन सभी को इस मिशन के बारे में ब्रीफ करते हुए बताते हैं कि धरती पर इन्होंने अलग अलग प्राचीन सभ्यताएं जिसमें इजिप्शियन, मायन, सुमेरियन, बेबीलोनियन, हवायन और मेसोपोटामियन शामिल हैं, इन सभी के स्टडी के दौरान जो कि एक दूसरे से करीबन 1000 सालों के अंतर में फली फूली थी और इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इन सभी सभ्यताओं ने एक मिलता जुलता चित्र बनाया था जिसमें एक बहुत बड़ा आदमी तारों की तरफ इशारा कर रहा था और इंसान इस आदमी की पूजा कर रहे थे। इन्हें ऐसा ही एक चित्र स्कॉटलैंड में भी रिसेंटली मिला था जो कि करीबन 35,000 साल पुराना था। चार्ली फिर बताते हैं कि जब हमने इन तारों की पोजीशंस को स्टडी किया तो हमारे सोलर सिस्टम जैसा ही एक नया सोलर सिस्टम हमें मिला जिसमें हमें अर्थ की तरह ही एक प्लैनेट मिला जो लाइफ को सस्टेन करने में कैपेबल था और इसी प्लैनेट के पास प्रोमीथियस शिप हम सभी को लेकर पहुंचा है। इनके क्रू में सामने बैठे फाइफील्ड और मिलबर्न इनसे पूछते हैं कि तुम बस इन चित्रों के आधार पर हम सभी को इतनी दूर ले आए। एलिजाबेथ कहती है, नहीं, ये चित्र असल में एक इन्विटेशन है। फाइफील्ड कहते हैं, किसके द्वारा? एलिजाबेथ कहती है, इंजीनियर्स के द्वारा। फाइफील्ड हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम हम सभी को बताओगी कि कौन है ये इंजीनियर्स और इन्होंने क्या बनाया है? एलिजाबेथ जवाब देती हैं, उन्होंने हम इंसानों को बनाया है। फाइफील्ड कहते हैं, क्या बकवास है ये? फिर मिलबर्न कहते हैं, कुछ तो पुख्ता सबूत होगा तुम्हारे पास जिसके कारण तुम इस चीज पर विश्वास कर रही हो। एलिजाबेथ कहती हैं, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं लेकिन मुझे इस चीज पर पूरा विश्वास है। इसके बाद एलिजाबेथ और चार्ली को मर्डिथ अपने कमरे में बुलाती हैं। इनका कमरा एक छोटा सेल्फ सस्टेनिंग शिप होता है जिसमें मुसीबत के समय में वो बचकर निकल सकती थी। इस कमरे में एलिजाबेथ को एक मेडपॉड भी मिलता है जो कि खुद से बाईपास सर्जरी जैसे ऑपरेशंस कर सकता था। मर्डिथ वहां आती है और एलिजाबेथ को उसे ना छूने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों को कहती है कि मैं इस मिशन के शुरू होने से पहले कुछ चीजें साफ कर देना चाहती हूँ। भले ही पीटर तुम लोगों के इस इंजीनियर पर भरोसा करते होंगे लेकिन मैं नहीं करती, और अगर मान लो मैं गलत भी होती हूँ और तुम्हें ये इंजीनियर्स इस प्लेनेट पर मिलते हैं तो तुम उनसे कोई कांटेक्ट नहीं करोगे, तुम पहले मुझे इस चीज को रिपोर्ट करोगे। एलिजाबेथ कहती हैं, अगर आप हमें इन सुपर बीइंग्स से कांटेक्ट ही नहीं करने देना चाहती थी तो आप हमें यहाँ लेकर ही आई क्यों? मर्डिथ कहती हैं, पीटर वेलेंट एक अंधविश्वासी इंसान थे और उन्हें इस शिप पर कोई ऐसा चाहिए था जिसे इस बकवास पर पूरा भरोसा हो और कुछ भी नहीं।
इसके बाद प्रोमीथियस शिप के कैप्टन जैनिक और को ड्राइवर्स रेवल और चांस शिप को इस प्लैनेट पर उतारने लगते हैं। शिप बेहद आराम से प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को पार करके प्लैनेट के अंदर घुस जाता है। शिप की मेडिक फॉर्ड सभी को बताती हैं कि ये प्लैनेट का एटमॉस्फेयर काफी हद तक अर्थ की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर CO2 लेवल्स बहुत ज्यादा हैं। जैनिक शिप को लैंड करने से पहले इस प्लैनेट पर थोड़ी देर उड़ने का फैसला करते हैं। प्लैनेट एक पूरा रेगिस्तान जैसा सूखा इलाका होता है जहां पर इन्हें किसी भी लाइफ फॉर्म के सिग्नल्स नहीं मिलते। कुछ देर उड़ने के बाद शिप एक खुले इलाके में आता है जहां चार्ली को अचानक एक सीध में बहुत सारे पिरामिड की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। चार्ली जैनिक को शिप को इस जगह पर लैंड करने के लिए कहते हैं। शिप लैंड होता है और चार्ली सर्वे टीम को तुरंत सूटअप होने के लिए कहते हैं। जैनिक कहते हैं कि हमारे पास बस 6 घंटे की ही डे लाइट बची है। चार्ली कहते हैं आज क्रिसमस है, मैं अपनी प्रेजेंस आज ही खोलूंगा। सर्वे टीम तैयार होकर 3 अलग अलग गाड़ियों में इन पिरामिड की तरफ बढ़ जाती है। पिरामिड से दिखने वाले इन जाइगेंटिक स्ट्रक्चर्स की तरफ तेजी से सर्वे टीम बढ़ने लगती है। रास्ते में फाइफील्ड सभी को बताते हैं कि यहाँ से स्कैन करने पर मैं ये बता सकता हूँ कि यह स्ट्रक्चर अंदर से खोखला है। सर्वे टीम इस पहले पिरामिड के पास पहुंच जाती है। वो और शिप में बैठा सारा क्रू इस पिरामिड के आर्किटेक्चर को देखकर दंग रह जाता है। सर्वे टीम धीरे धीरे इस पिरामिड की तरफ बढ़ती है और एक गेट के टूटे हुए हिस्से से अंदर घुस जाती है। अंदर घुसने पर ये लोग गलियों के एक भूल भुलैया जैसी जगह पहुंच जाते हैं जहां चार्ली फाइफील्ड को इस पूरी जगह को स्कैन करके मैप करने के लिए कहते हैं। फाइफील्ड अपने छोटे प्रोब्स को इस जगह को स्कैन करने के लिए छोड़ देते हैं। ये डिवाइसेस तुरंत उड़ते हुए इस जगह को स्कैन करने लगते हैं और इस जगह का इंटीरियर मैप शिप पर अपलोड होने लगता है। इसके बाद ये सभी फाइफील्ड के स्कैनर की मदद से एक जगह पहुंचते हैं और इन्हें पता लगता है कि ये पिरामिड टेराफॉर्मिंग प्रोसेस की मदद से पिरामिड के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर बना रहा है जिसमें ह्यूमंस आराम से सांस ले सकते हैं, जबकि इस पिरामिड के बाहर ऐसा करना बहुत ही मुश्किल था। सबसे पहले चार्ली और फिर उनको देखकर बाकी सभी अपने अपने हेलमेट्स उतार देते हैं। इसके बाद ये सभी और आगे बढ़ते हैं जहां डेविड को दीवारों पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। डेविड ने इतनी सारी प्राचीन भाषाओं का अध्ययन कर लिया होता है कि वो इन शब्दों को पढ़ लेता है। असल में ये शब्द बटन्स होते हैं जिसे वो दबाता है। तभी बहुत तेज आवाज आती है, सभी लोग डर जाते हैं और तभी बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के होलोग्राफिक इमेजेस इनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं जो किसी चीज से डरकर भाग रहे होते हैं। सर्वे टीम के सभी लोग चौंकते हुए इन सभी इमेजेस को भागता हुआ देखते हैं। ये सभी लोग भी इन होलोग्राफिक इमेजेस के पीछे दौड़ पड़ते हैं। इन होलोग्राफिक इमेजेस में आखिरी आदमी दौड़ते हुए एक गेट के पास पहुंचता है और गिर जाता है। चार्ली, एलिजाबेथ और बाकी सभी इन इमेजेस के पीछे भागकर इस गेट के पास पहुंचते हैं। वो दंग रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़े इंसान की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एलिजाबेथ कहती है, ओ नहीं, शायद हमने उन लोगों को ढूंढ लिया। ये डेड बॉडी ह्यूमंस के क्रिएटर्स की थी जिसे एलिजाबेथ ने इंजीनियर्स का नाम दिया था। इस इंजीनियर की डेड बॉडी का सर गेट के नीचे आने से कट गया होता है। फाइफील्ड इन सब चीज़ों को देखकर बहुत डर जाते हैं और एलिजाबेथ को कहते हैं कि मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ, मेरा काम पत्थरों को पढ़ना है, इन बड़े बड़े राक्षसों को नहीं। जिसके बाद वो मिलबर्न को लेकर वहाँ से शिप की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद चार्ली डेविड को गेट पर लिखी चीज़ों को पढ़ने के लिए कहते हैं और खुद एलिजाबेथ के साथ मिलकर उस इंजीनियर की डेड बॉडी को स्टडी करने लगते हैं। कार्बन रीडर से इन्हें पता लगता है कि ये डेड बॉडी 2000 साल पुरानी होती है। उधर डेविड एक सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ते हैं और दीवार पर पहले की तरह ही कुछ बटन्स को दबाते हैं। एलिजाबेथ कहती है, डेविड कहीं तुम इस गेट को तो नहीं खोल रहे? हम नहीं जानते इस गेट के पीछे क्या है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डेविड गेट को खोल देते हैं। एक गहरा धुआं अंदर से निकलता है। जैसे ही धुआं छटता है, अंदर एक बहुत बड़ी हूबहू इंसानी सर की प्रतिमा होती है जो चारों तरफ से छोटे छोटे बहुत सारे काले रंग के सिलेंड्रिकल डब्बों से घिरा हुआ होता है। और इस कमरे की छतों पर इंजीनियर्स की बहुत सारी पेंटिंग्स भी होती हैं। गेट के एंट्रेंस पर उस इंजीनियर का कटा हुआ सर भी होता है जो परफेक्टली प्रिजर्व फॉर्म में होता है। और इस कमरे की जमीन पर बहुत छोटे छोटे कीड़े भी रेंग रहे होते हैं जिन पर इनमें से किसी का भी ध्यान नहीं जाता। ये सभी लोग इस कमरे की छानबीन करने लगते हैं। छानबीन के दौरान डेविड की नज़र इन डब्बों के ढेर में एक डब्बे पर पड़ती है जिसमें से एक काले रंग का लिक्विड पिघल कर गिर रहा होता है। ये वैसा ही लिक्विड होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। उधर चार्ली को इस रूम में एक दूसरा दरवाज़ा मिलता है जिस पर एक अजीब से क्रीचर की नक्काशी की गई होती है और इसके ठीक सामने एक हरे रंग का क्रिस्टल पत्थर पर गड़ा हुआ होता है। तभी एलिजाबेथ की नज़र छत पर बने हुए पेंटिंग्स पर जाती है। वो पिघल कर खराब हो रही होती है। वो चार्ली को रेडियो पर कहती है, ओह नहीं, शायद हमने इस रूम को खोलकर इस रूम के एटमॉस्फेयर में छेड़छाड़ कर दी है। वो तुरंत दौड़कर उस कटे हुए सिर के पास जाती है और फोर्ड के साथ मिलकर उसे एक एयर टाइट पैक में सील करने लगती है।
तभी एलिजाबेथ को कैप्टन जेनेक रेडियो पर बताते हैं कि बाहर एक बहुत खतरनाक तूफान तुम लोगों की तरफ बढ़ रहा है, तुम लोग जल्द से जल्द वापस शिप पहुंचो। एलिजाबेथ कहती है हमें थोड़ा वक्त लग जाएगा कैप्टन, लेकिन मॉर्डिथ बीच में बोल पड़ती है तुम्हारे पास 15 मिनट है एलिजाबेथ, शिप पर वापस आओ नहीं तो हम शिप के गेट्स बंद कर रहे हैं। एलिजाबेथ फोर्ड के साथ सिर को लेकर निकल जाती है और तुरंत चार्ली और डेविड को वापस शिप पर चलने के लिए कहती है। इस दौरान डेविड चुपके से एक डब्बा अपने बैग में डालकर ले आते हैं। ये काला लिक्विड डब्बों से गिरकर वहां मौजूद कुछ कीड़ों पर भी गिरने लगता है। ये सभी लोग भागकर इस पिरामिड से बाहर आते हैं। तूफान इनके बहुत करीब आ चुका होता है, बाकी टीम पहले ही जा चुकी होती है। ये भी गाड़ियां लेकर शिप की तरफ निकल पड़ते हैं। तूफान तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है और ये लोग तेजी से शिप की तरफ। ये लोग शिप के पास पहुंचते हैं कि तभी एलिजाबेथ के हाथ से इंजीनियर का वो कटा हुआ सर गिर जाता है। वो उस सिर को दौड़कर उठा लेती हैं कि तभी तूफान इनके शिप तक पहुंच जाता है, जिससे एलिजाबेथ उड़कर शिप के एक तरफ पहुंच जाती हैं और बड़ी मुश्किल से शिप को पकड़कर खुद को उड़ने से रोकती हैं। चार्ली भी उन्हें बचाने के लिए अपनी गाड़ी लेकर शिप से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तूफान की वजह से उनकी गाड़ी उड़ जाती है। इन्हें एलिजाबेथ पकड़ लेती हैं। तभी शिप की साइड से एक दरवाजा खुलता है और डेविड खुद को एक सेफ्टी वायर से बांधकर इनके पास पहुंचते हैं और इन्हें बचाकर शिप के अंदर ले आते हैं। अंदर पहुंचकर चार्ली एलिजाबेथ पर बहुत गुस्सा होते हैं और डेविड एलिजाबेथ का हालचाल पूछते हैं। अंदर आकर रेडियो पर कैप्टन जेनेक एलिजाबेथ से फायरफील्ड और मिलबर्न के बारे में पूछते हैं, तो वो कहती हैं कि वो लोग तो हमसे भी पहले निकल गए थे। कैप्टन जेनेक फायरफील्ड से रेडियो पर बात करते हैं। असल में ये दोनों रास्ता भटकने के कारण अभी भी पिरामिड के अंदर ही होते हैं। कैप्टन जेनेक उन्हें बताते हैं कि तूफान के कारण इन दोनों को कल सुबह तक ही बचाया जा सकेगा और रात को टेम्परेचर काफी डाउन हो जाएगा, इसलिए अपने हेलमेट्स दोबारा से पहनने के लिए भी इन्हें कहते हैं। इसके बाद फायरफील्ड और मिलबर्न दोबारा से इस पिरामिड के एग्जिट तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। उधर लैब के अंदर एलिजाबेथ इस कटे हुए सर को फोर्ड और डेविड के साथ स्टडी करने लगती है। स्कैन करके पता चलता है कि इस सर का बाहरी हिस्सा एक हेलमेट है। डेविड इस हेलमेट को रिमूव कर देते हैं और हेलमेट के अंदर कटा हुआ सर हूबहू इंसानों की तरह ही होता है। क्योंकि यह सर परफेक्टली काफी समय से प्रिजर्व था, एलिजाबेथ फोर्ड को इस सर को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए कहती है, जिससे कुछ देर के लिए सर के नर्व सेल्स को ऐसा लगेगा जैसे वो जिंदा है। फोर्ड इस सर को शॉक देना शुरू करती है। पहले तो यह सर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन जैसे ही फोर्ड शॉक की यूनिट्स को बढ़ाती है, अचानक से ये सर अपनी आंखें खोलने लगता है। एलिजाबेथ फोर्ड को शॉक को रोकने के लिए कहती है, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी सर बुरी तरह से हिलने लगता है और जगह जगह से इससे खून निकलने लगता है और बदबू आने लगती है। एलिजाबेथ तुरंत डेविड को इस सर को प्रोटेक्टिव कंटेनर्स के अंदर बंद करने के लिए कहती है, जिसके बाद इस सर के फटने से चीथड़े उड़ जाते हैं। इस घटना के कुछ समय बाद डेविड एक प्राइवेट कमरे में किसी से सीक्रेटली बात कर रहे होते हैं और जैसे ही वो बाहर आते हैं, मॉर्डिथ वहां आ जाती हैं और डेविड से जबरदस्ती पूछने लगती है कि उन्होंने क्या कहा। पहले तो डेविड बताने से मना करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि उन्होंने कहा है ज्यादा कोशिश करो। मॉर्डिथ वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। उधर लैब में एलिजाबेथ और फोर्ड उस कटे हुए सर के डीएनए सैंपल को स्टडी करने लगते हैं। एक दूसरे लैब में डेविड उस काले डब्बे को खोलने लगते हैं जो वो उस पिरामिड से चुपके से लेकर आए थे, जिसके अंदर उन्हें एक चिपचिपे लिक्विड में कुछ शीशे की कैप्सूल्स मिलती हैं। डेविड एक कैप्सूल को निकाल लेते हैं जिसके अंदर वैसा ही काला लिक्विड होता है। उधर उस इंजीनियर का डीएनए सैंपल इंसानों के डीएनए सैंपल से मिल जाता है। एलिजाबेथ ये जान जाती है कि इंजीनियर्स ने ही ह्यूमंस को बनाया था, लेकिन उनके मन में यह सवाल उठता है कि आखिर इन इंजीनियर्स को मारा किस चीज ने। उधर डेविड इस कैप्सूल को तोड़कर काले लिक्विड की एक ड्रॉप को अपनी उंगलियों पर ले लेते हैं और कहते हैं, कई बार बड़ी चीजों की शुरुआत छोटे से होती है। इसके बाद वो चार्ली से मिलने पहुंचते हैं, जो थोड़े दुखी होते हैं और शराब के नशे में अकेले बैठे होते हैं। डेविड उनसे पूछते हैं कि आप इतने दुखी क्यों हैं। चार्ली कहते हैं, मेरे बहुत सारे सवाल थे और मैं जानना चाहता था कि उन्होंने हमें बनाया क्यों। डेविड कहते हैं, अगर मैं यही सवाल आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों ने मुझे क्यों बनाया। चार्ली कहते हैं, क्योंकि हम बना सकते हैं इसलिए। डेविड कहते हैं, ये तो बहुत ही निराश करने वाली बात होगी ना, अगर यही चीज आपके क्रिएटर्स आपको कहते हैं। चार्ली कहते हैं, फिर तो तुम्हारे लिए अच्छा हो गया ना, क्योंकि तुम इस निराशा को महसूस नहीं कर सकते। डेविड कहते हैं, हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद वो चार्ली से पूछते हैं कि आप किस हद तक जा सकते हैं अपने सवालों के जवाबों को जानने के लिए। चार्ली कहते हैं, किसी भी हद तक। तभी डेविड चार्ली के लिए एक ड्रिंक तैयार करते हैं और ड्रिंक उन्हें देने से पहले उसमें अपनी उंगली डुबो देते हैं। उन्होंने उस काले लिक्विड को चार्ली के ड्रिंक पर डाल दिया था। चार्ली एक घूंट में सारी ड्रिंक पी जाते हैं। उधर फायरफील्ड और मिलबर्न रास्ता ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं। इंजीनियर्स के लाशों का ढेर इनके सामने पड़ा होता है, जिनमें से ज्यादातर के सर फटे हुए होते हैं। फायरफील्ड मिलबर्न से कहते हैं
ऐसा लगता है जैसे ये किसी चीज से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। मिलबर्न कहते हैं वो चीज अब तक मर चुकी होगी, है ना? तभी कैप्टन जैनेक का रेडियो मैसेज आता है जो मिलबर्न को कहते हैं कि तुमसे थोड़ी दूरी पर एक प्रोब लाइफ फॉर्म के होने का सिग्नल दे रहा है। ये दोनों एकदम से डर जाते हैं। तभी कैप्टन जैनेक कहते हैं अरे रुको, इस प्रोब ने अब सिग्नल देना बंद कर दिया है, शायद कुछ ग्लिच था। मिलबर्न कहते हैं एक ग्लिच था? फिर फाइफील्ड कहते हैं कैप्टन आप नहीं जानते हम लोगों ने अभी क्या देखा है, आप श्योरिटी से कह सकते हैं इस बारे में? कैप्टन जैनेक हाँ कहते हैं और आगे कहते हैं कि तुम दोनों अपना ख्याल रखो, तुम लोगों से हम लोग कल मिलते हैं। फाइफील्ड और मिलबर्न उस लाइफ फॉर्म की तरफ ना जाने का फैसला करते हैं और उल्टी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं। उधर शिप पर एलिजाबेथ भी इस बात को सोच रही थी कि आखिर उस इंजीनियर का कटा हुआ सर फट क्यों गया। तभी वहां चार्ली आते हैं जो दुखी मन से उन्हें कहते हैं कि मैं इंजीनियर से बात करना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि उन्होंने हमें बनाने के बाद छोड़ क्यों दिया। एलिजाबेथ कहती है कि दुखी मत हो चार्ली, हमारा मिशन इतना भी बेकार नहीं गया। फिर वो उन्हें बताती है कि इंजीनियर्स और ह्यूमंस का डीएनए एक ही है। वो कहते हैं कि फिर तो तुम्हें ये जीसस का लॉकेट उतार देना चाहिए क्योंकि हमें तो इंजीनियर्स ने बनाया है। एलिजाबेथ कहती है लेकिन उन्हें भी तो किसी ने बनाया होगा। चार्ली कहते हैं वही मैं कहना चाहता हूँ, क्रिएशन ऑफ लाइफ अब मेरे लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं रही, बस अपना डीएनए यूज़ करो और बना लो। इंजीनियर्स ने भी यही किया और उनको बनाने वालों ने भी यही किया होगा। इस बात से एलिजाबेथ रोने लगती हैं क्योंकि वो कभी खुद माँ नहीं बन सकती थी। चार्ली उनसे माफ़ी मांगते हुए उन्हें कहते हैं कि उनका मकसद उनको दुख पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद ये आपस में सेक्स करने लगते हैं। उधर फाइफील्ड और मिलबर्न उसी कमरे में पहुंच गए होते हैं जहां डेविड को वो काला लिक्विड मिला होता है। वो काला लिक्विड अब बहुत ज़्यादा मात्रा में इन डब्बों से पिघलकर नीचे ज़मीन पर इकट्ठा हो चुका होता है। ये दोनों इस कमरे में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें ज़मीन पर फैले काले लिक्विड में कुछ तैरता हुआ इनके पास आता हुआ दिखता है। ये दोनों चौंक पड़ते हैं। ये इस चीज के पास जाते हैं तो एक छोटा सा सफेद रंग का सांप जैसा जीव उस काले लिक्विड से बाहर निकलता है। फाइफील्ड के मना करने पर भी मिलबर्न इसके पास चले जाते हैं और उसे प्यार से छूने की कोशिश करने लगते हैं। पहले तो ये जीव बहुत ही शांत लगता है, लेकिन अचानक ये अपना फन खोल लेता है और फिर उनके हाथ को बहुत जोर से पकड़कर उनके पूरे बाजू पर लिपट जाता है और धीरे धीरे अपनी पकड़ से उनके हाथ को जकड़ने लगता है। मिलबर्न दर्द से कराहते हुए फाइफील्ड को इस जीव को चाकू से काट देने के लिए कहते हैं और तभी ये जीव मिलबर्न के हाथ को तोड़ देता है, जिससे वो पागलों की तरह दर्द से चीखते हुए कहते हैं इसे काट डालो प्लीज। फाइफील्ड अपने चाकू से इस जीव का सर काट देते हैं। इस जीव के शरीर से पानी जैसा खून बहने लगता है जो फाइफील्ड के हेलमेट पर गिर जाता है और उनके हेलमेट को पिघलाकर उनके चेहरे को भी जला देता है। और उधर ये जीव दोबारा से अपना सर उगा लेता है और मिलबर्न के सूट के फटे हिस्से से अंदर घुसकर उनके हेलमेट तक पहुंच जाता है और फिर उनके मुंह के अंदर घुस जाता है। अगली सुबह चार्ली अपने कमरे में उठते हैं। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। वो जैसे ही अपना मुंह धोते हैं उन्हें अपनी आंखों में कुछ चुभने लगता है। वो अपनी आंख को खोलकर अच्छे से देखते हैं और वो डर जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी आंखों में एक छोटा सा कीड़ा हिलता हुआ दिखता है। वो फिर से चेक करते हैं, वहां कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो चुकी होती हैं। तभी कैप्टन जैनेक का रेडियो मैसेज आता है। एलिजाबेथ भी नींद से उठ जाती हैं। वो उन्हें कहते हैं कि हमें अभी वापस पिरामिड जाना होगा क्योंकि फाइफील्ड और मिलबर्न रेडियो पर जवाब नहीं दे रहे। कुछ समय बाद कैप्टन जैनेक, एलिजाबेथ, चार्ली और काफी लोग पिरामिड जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं। जाने से पहले कैप्टन जैनेक डेविड को पिरामिड के उस हिस्से में जाने के लिए कहते हैं जहां प्रोब्स ने लाइफ फॉर्म के होने का सिग्नल किया था। पूरी टीम पिरामिड में पहुंच जाती है और फाइफील्ड और मिलबर्न को ढूंढने लगती है। उधर डेविड उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां प्रोब ने लाइफ फॉर्म के सिग्नल्स दिए थे। प्रोब एक गेट के पास रुका हुआ होता है जिसे डेविड खोल देते हैं और अंदर घुसने पर उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में वही काले डब्बे एक जगह पर रखे हुए मिलते हैं। यहाँ से आगे वो एक दूसरे कमरे में पहुंचते हैं जो किसी शिप के कॉकपिट जैसा लग रहा होता है और जहां पर इनकी शिप की तरह ही क्रायोपॉड्स भी मौजूद थे। उधर कैप्टन जैनेक की अगुवाई में टीम फाइफील्ड और मिलबर्न को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच जाती है जहां उस जीव ने इन दोनों पर हमला किया था। कैप्टन जैनेक एलिजाबेथ से इन डब्बों के बारे में पूछते हैं जिसमें से बुरी तरह से काला लिक्विड बाहर गिर रहा होता है। एलिजाबेथ कहती हैं कल तक तो ये डब्बे ठीक थे। तभी चांस को मिलबर्न मिल जाता है जो जमीन पर उल्टा पड़ा होता है। जैसे ही वो उसे पलटते हैं उसका हेलमेट टूट चुका होता है और उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका होता है। कैप्टन जैनेक फोर्ड को तुरंत बुलाते हैं। फोर्ड अपनी टॉर्च से मिलबर्न के चेहरे को देखते हुए कहती हैं इनके मुंह के अंदर कुछ हिल रहा है। जब वो टॉर्च से और अच्छे से देखने की कोशिश करती हैं, कल रात वाला जीव एकदम से मिलबर्न के मुंह के अंदर से निकलकर जमीन में इकट्ठा हो रहे काले लिक्विड में चले जाता है। उधर चार्ली की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। एलिजाबेथ कैप्टन जैनेक को जल्द से जल्द शिप वापस लौटने के लिए कहती है। ये सभी तुरंत चार्ली को लेकर शिप की तरफ वापस लौटने लगते हैं। ये सब कुछ मर्डित देख रही होती है। उधर डेविड अभी भी उस कमरे की छानबीन कर रहा होता है।
इस दौरान वो कुछ बटन्स को दबाता है, जिसके कारण पहले की तरह ही होलोग्राफिक इमेजेस की वीडियो रिकॉर्डिंग चलने लगती है, जिसमें कुछ इंजीनियर्स कमरे में घुसते हैं। इनमें से एक इंजीनियर एक सीट पर बैठता है और एक छोटी सी बांसुरी को बजाता है, जिससे सामने मौजूद पूरा डेस्क एक्टिवेट हो जाता है। वो फिर कुछ बटन को दबाता है, जिससे इस कमरे के बीचों बीच एक रूट मैप खुल जाता है, जिसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जिसमें से वो इंसानों के सोलर सिस्टम में जाकर प्लैनेट अर्थ को चुनता है, जिसे डेविड अपने हाथ में भी उठाकर देखता है। इसके बाद ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। इसके बाद अचानक से एक क्रायोपॉड एक्टिवेट हो जाता है। डेविड को विश्वास ही नहीं होता कि इस पॉड के अंदर एक जीता जागता इंजीनियर क्रायो स्लीप में होता है। उधर बाकी टीम गाड़ी में बैठकर चार्ली को लेकर शिप की तरफ बढ़ रही होती है। कैप्टन जैनेक शिप के डोर्स को तुरंत खोलने के लिए कहते हैं। चार्ली एलिजाबेथ की गोद में लेटा हुआ होता है, जो दर्द से बुरी तरह तड़प रहा होता है। उसका पूरा चेहरा काला पड़ने लगा होता है। गाड़ी शिप के बाहर पहुंचती है। जैनेक शिप के क्रू को कहते हैं कि आखिर ये दरवाजा अभी तक खुला क्यों नहीं है। चार्ली गाड़ी से उतरते हुए एलिजाबेथ को कहते हैं कि बहुत देर हो गई है, मैं किसी वायरस से इन्फेक्टेड हूं और अब मैं वापस शिप के अंदर नहीं जा सकता। गेट खुलता है और गेट पर मॉर्डेथ एक फ्लेम गन लेकर खड़ी होती है। कैप्टन जैनेक कहते हैं ये सब क्या है। मॉर्डेथ कहते हैं चार्ली इन्फेक्टेड है, वो शिप के अंदर नहीं जा सकता। चार्ली जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। एलिजाबेथ कहती है वो बीमार है, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मेरेडिथ नहीं मानती। वो कहती है बाकी सभी अंदर जा सकते हैं, लेकिन चार्ली नहीं। तभी चार्ली उठकर मेरेडिथ की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए वो एलिजाबेथ को देखते हैं और कहते हैं हमेशा याद रखना, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। और वो मेरेडिथ को उन्हें जला देने के लिए कहते हैं। वो फ्लेम गन को चला देती हैं और चार्ली बुरी तरह से जलकर मर जाते हैं। एलिजाबेथ ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद एलिजाबेथ को लैब में होश आता है, जहाँ डेविड उन्हें बताते हैं कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। वो चौंकते हुए कहती हैं कि वो कभी माँ बन ही नहीं सकती, तो 3 महीने से प्रेग्नेंट कैसे हो गई, और उन्होंने चार्ली के साथ इंटरकोर्स तो सिर्फ 10 घंटे पहले ही किया था। डेविड उन्हें कहते हैं कि आपके पेट के अंदर जो बच्चा है वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एलिजाबेथ डेविड को तुरंत इस चीज़ को उनके अंदर से निकालने के लिए कहती हैं। डेविड इस चीज़ के लिए मना करते हैं कि तभी एलिजाबेथ के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है। डेविड उन्हें फिर से बेहोश कर देते हैं। कुछ देर बाद फोर्ड एलिजाबेथ को क्रायोपॉड में ले जाने के लिए उन्हें उठाने लगती हैं कि तभी एलिजाबेथ एकदम से उठती हैं और उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग जाती हैं और सीधा पहुँच जाती हैं मेरेडिथ के कमरे में, जहाँ वो मेडपॉड होता है। वो खुद को पेन किलर्स का इंजेक्शन लगाती हैं और मेडपॉड के अंदर बैठकर ऑपरेशन को इनिशिएट कर देती हैं। उनके पेट के अंदर कोई चीज़ बहुत तेज़ी से अब बढ़ती जा रही होती है। मशीन तुरंत उनका ऑपरेशन शुरू कर देती है और पेट पर एक कट लगाकर उसे खोलकर अंदर मौजूद उस चीज़ को बाहर निकाल लेती है, जो कि एक बहुत ही अजीब सा ऑक्टोपस जैसा जीव होता है, जो अपने हाथों को बुरी तरह से हिलाने लगता है। एलिजाबेथ तुरंत खुद से और उस जीव से जुड़ी हुई नाल को हाथ से तोड़ देती है, जिसके बाद मेडपॉड उनके पेट को वापस स्टिच कर देता है। वो तुरंत मेडपॉड से बाहर निकलकर उसे बंद कर देती हैं और डिकंटामिनेशन गैस को उसके अंदर छोड़ देती हैं, जिससे वो जीव मर जाता है। उधर कैप्टन जैनेक को अचानक फाइफील्ड शिप के बाहर नजर आता है। वो शिप के गेट पर मौजूद क्रू को चेक करने के लिए कहते हैं। शिप के गेट को खोलने पर उस क्रू मेंबर को बाहर फाइफील्ड की बॉडी बहुत ही अजीब ढंग से बैठी हुई मिलती है। वो पीछे मुड़कर अपने साथी को फाइफील्ड की बॉडी को दिखाता है कि तभी फाइफील्ड खड़ा हो जाता है, जो एक अजीब से शैतान में बदल चुका होता है, और फिर वो एक झटके में अपने हाथों से उस आदमी का हेलमेट तोड़कर उसे मार डालता है। दूसरा आदमी डरकर वहां से भागने लगता है। फाइफील्ड उसे भी पकड़कर बड़ी बेरहमी से उसका सर कुचलकर उसे मार डालता है। कैप्टन जैनेक तुरंत चांस को लेकर नीचे की तरफ भाग पड़ते हैं। एलिजाबेथ दर्द से कराहते हुए शिप में इधर उधर भटक रही होती है। उधर शिप के बेस में अभी भी फाइफील्ड लोगों को मार रहा होता है, जिस पर ना ही गोलियों और ना ही आग का असर हो रहा होता है। बड़ी मुश्किल से बाकी के क्रू मेंबर उसे गाड़ी से कुचलकर और फिर कैप्टन जैनेक और चांस वहां पहुंचकर उसे खत्म करते हैं। एलिजाबेथ एक दरवाजे के सामने पहुंचती है और खुद को पेन किलर का इंजेक्शन लगाती है, जब उसे अचानक अंदर से लोगों के बोलने की आवाज़ आती है। वो अंदर घुसती है और चौंक पड़ती है। अंदर पीटर वेलेंड बैठे होते हैं, जिनके पैरों को डेविड और बाकी लोग साफ कर रहे होते हैं। डेविड एकदम हैरत से एलिजाबेथ के पेट की तरफ देखते हैं और दौड़कर उन्हें अपना कोट पहना देते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ कहती हैं कि आप इतने समय से हमारे साथ इस शिप में थे, क्यों? पीटर कहते हैं मेरे पास लाइफ के कुछ ही पल बचे हैं और तुम्हारे स्टडी के मुताबिक मैं भी अपने मेकर्स से मिलना चाहता हूँ। एलिजाबेथ कहती है डेविड, तुमने इन्हें बताया नहीं कि इंजीनियर्स मर चुके हैं? डेविड कहते हैं नहीं, एक इंजीनियर अभी भी जिंदा है जिससे मिलने हम अभी जाने वाले हैं। पीटर कहते हैं अगर इन्होंने हमें बनाया है तो ये ज़रूर मुझे बचा भी सकते होंगे। एलिजाबेथ कहती है किस चीज़ से? पीटर कहते हैं मौत से। एलिजाबेथ कहती है मैं गलत थी पीटर, ये इंजीनियर्स वैसे नहीं हैं जैसा मैं सोचती थी, ये लोग कुछ और हैं, इन्हीं के कारण चार्ली भी मारा गया। पीटर कहते हैं इतना करीब आकर अब हम कैसे पीछे हट सकते हैं? वो क्या है हमें जानना ही होगा, चार्ली भी यही करता।
इतना करीब आकर तुम कैसे हिम्मत हार सकती हो? इसके कुछ समय बाद एलिजाबेथ तैयार होने लगती हैं। जब कैप्टन जैनक इनके कमरे में आते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये जगह इंजीनियर्स का घर नहीं है, ये किसी तरह का मिलिट्री इंस्टॉलेशन है और वो काला सा लिक्विड जो इन डब्बों में था वो ज़रूर किसी तरह का वेपन है, इसलिए उन्होंने ये इंस्टॉलेशन इस बंजर जगह पर बनाई। तुम दोबारा कैसे वहाँ जा सकती हो? तभी एलिजाबेथ कहती हैं, उनमें से एक इंजीनियर जिंदा है जैनक, क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि वो क्या कहना चाहते हैं? जैनक कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन चाहे कुछ हो जाए मैं इस चीज़ को हमारे प्लेनेट तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचने दूंगा। एलिजाबेथ जाने से पहले कहती हैं, मुझसे वादा करो जैनक, तुम ये करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद मेरेडिथ पीटर से मिलने पहुँचती हैं, जो कहते हैं कि ओह, आखिरकार तुम भी इस मिशन पर आ ही गई। असल में मेरेडिथ पीटर की ही बेटी होती हैं, जिस पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे और डेविड को ज़्यादा प्यार करते थे। तभी शिप में सिर्फ डेविड ही पीटर से मिल सकते थे, मेरेडिथ नहीं, जिसके कारण इन दोनों के रिलेशन आपस में अच्छे नहीं थे। मेरेडिथ उन्हें पिरामिड में जाने से मना करती हैं, लेकिन पीटर नहीं मानते। पीटर के साथ सभी लोग वापस पिरामिड की तरफ निकल पड़ते हैं। वो उस जगह पहुंचते हैं जहां उन काले डब्बों का अंबार पड़ा होता है। एलिजाबेथ भी इस कमरे को देखती है और रेडियो पर जैनक को बताती है कि करीबन 1000 की तादाद में ये डिब्बे इस कमरे में रखे हुए हैं। कैप्टन जैनक तुरंत इस जगह को स्कैन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि कमरा असल में एक स्पेसशिप का भाग होता है। डेविड फिर इन्हें उस कमरे में लेकर पहुंचते हैं जहां वो इन सभी को बताते हैं कि ये इंजीनियर्स एक यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा हो गया जिससे ये जा नहीं पाए। एलिजाबेथ पूछती हैं, ये लोग कहाँ जाने वाले थे? डेविड कहते हैं, प्लैनेट अर्थ पर। एलिजाबेथ कहती हैं, क्यों? डेविड कहते हैं, कई बार कुछ नया बनाने के लिए कुछ खत्म करना पड़ता है। फिर वो जाकर क्रायोपॉड को ओपन करने लगते हैं, जिसमें वो इंजीनियर क्रायो स्लीप में होता है। क्रायोपॉड खुलता है और वो इंजीनियर जाग जाता है। पीटर कहते हैं, डेविड क्या तुम इससे बात कर सकते हो? डेविड कहते हैं, हाँ शायद। वो इंजीनियर काफ़ी लंबे समय से क्रायो स्लीप में होता है, जिसके कारण उसे थोड़ा वक्त लगता है पूरी तरह होश में आने में। तभी एलिजाबेथ बोल पड़ती है, इससे पूछो कि ये कहाँ से आए हैं और शिप के कार्गो एरिया में वो काले डब्बे क्या है जिसने इनके लोगों को मार दिया। पीटर एलिजाबेथ को चुप होने के लिए कहते हैं, लेकिन वो फिर बोल पड़ती है, तुम लोगों ने इस चीज़ को यहाँ बनाया जो कि तुमने हमें मारने के लिए बनाया था, आखिर क्यों? पीटर अपने गार्ड को एलिजाबेथ को चुप कराने के लिए कहते हैं। वो गार्ड अपनी गन से एलिजाबेथ के पेट पर मार देता है, जिससे वो दर्द से नीचे गिर जाती हैं और चीख कर कहने लगती हैं, आखिर हमने ऐसा क्या गलत किया है जो तुम लोग हमें मारना चाहते हो? वो इंजीनियर बड़ी हैरत से एलिजाबेथ को सुन रहा होता है। पीटर कहते हैं, इसे चुप करवाओ और अगली बार ये फिर बोले तो इसे गोली मार देना। फिर पीटर डेविड को कहते हैं कि इससे कहो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। डेविड एक अलग सी भाषा में इंजीनियर से कुछ कहने लगते हैं। इंजीनियर डेविड को सुनता है और फिर पीटर को देखता है। फिर वो डेविड के सिर पर हाथ फेरता है और अचानक डेविड को सिर से उठाकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और उससे पीटर को मारकर गिरा देता है। वो गार्ड इंजीनियर पर गोली चलाता है, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वो फोर्ड को और फिर उस गार्ड को उठाकर मार देता है। एलिजाबेथ तुरंत वहां से भाग निकलती है। पीटर अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, जिन्हें डेविड का कटा हुआ सर अलविदा कहता है। वो इंजीनियर तुरंत शिप को स्टार्ट करने लगता है। एक मशीन इस कमरे के ठीक बीचों बीच से बाहर निकलती है, जो इस शिप को ऑपरेट करने के लिए होती है। उधर एलिजाबेथ दर्द के कारण भी तेजी से बाहर निकलने के लिए भाग रही होती है। वो इंजीनियर इस मशीन के सीट में बैठ जाता है और फिर कुछ बटन्स को दबाता है, जिसके बाद उसे एक स्पेस सूट कवर कर लेती है। ये सब कुछ डेविड भी देख रहा होता है। ये शिप पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और अंदर बैठा इंजीनियर इसका रूट अर्थ के लिए सेट कर देता है। एलिजाबेथ पिरामिड से बाहर निकल चुकी होती है। अचानक से पिरामिड की चारों तरफ धरती हिलने लगती है और उससे धुआं निकलने लगता है, जिसे शिप में बैठा क्रू भी देख रहा होता है। एलिजाबेथ शिप की तरफ भाग रही होती है जब धीरे धीरे पूरी जमीन एक तरह से गेट की तरह खुलने लगती है और वो शिप जमीन के नीचे से ऊपर आने लगता है। एलिजाबेथ जैसे तैसे कूदते हुए आगे बढ़ती है और रेडियो पर जैनक को कहती है कि ये एलियन शिप उड़ने वाला है और ये हमारे प्लेनेट को खत्म करने के लिए है। चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें इस शिप को उड़ने से रोकना होगा जैनक। उधर इंजीनियर का शिप पूरी तरह से बाहर आ चुका होता है। मेरेडिथ कहती हैं, क्या बकवास है कैप्टन, आप शिप को चुपचाप वापस अर्थ लेकर चलिए। कैप्टन जैनक कहते हैं, मैं आपके रूम को, जो कि एक लाइफ सपोर्ट मॉड्यूल है जो 2 साल तक आपको आराम से जिंदा रख सकता है, उसे इजेक्ट कर रहा हूँ और आपके पास 40 सेकंड से इस शिप से एस्केप पॉड्स के जरिए निकलने में। उसके बाद वो रेवल और चांस को कहते हैं कि शिप के आयन प्रोपोर्शंस को ऑन कर दो, जिससे हमारा शिप एक बुलेट की तरह बन जाएगा और तुम लोग भी मेरेडिथ के साथ शिप से एस्केप कर सकते हो। लेकिन दोनों नहीं मानते और जैनक का साथ देने का फैसला करते हैं। इंजीनियर का वो शिप और प्रोमीथियस दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। उधर मेरेडिथ एस्केप पॉड के जरिए शिप से बाहर कूद जाती है और उनके लाइफ सपोर्ट मॉड्यूल को भी जैनक शिप से अलग कर देते हैं। मेरेडिथ का एस्केप पॉड और ये मॉड्यूल दोनों जमीन पर उतर जाते हैं, जिसे एलिजाबेथ देख लेती हैं।
उधर इंजीनियर का शिप धीरे धीरे गति पकड़ने लगता है और तभी प्रोमीथियस शिप जैनक, रेवल और चांस को लेकर इस शिप से बड़ी तेजी से टकरा जाता है, जिससे ये शिप क्रैश होकर एलिजाबेथ और मेरेडिथ पर गिरने लगता है। एलिजाबेथ तो जैसे तैसे इस शिप से बच जाती हैं, लेकिन मेरेडिथ ऐसा नहीं कर पाती और शिप के नीचे आकर मर जाती हैं। पूरा शिप एलिजाबेथ की आंखों के सामने नीचे गिर चुका होता है। वो तुरंत मेरेडिथ को उस लाइफ सपोर्ट मॉड्यूल की तरफ भागती हैं और वहां पहुंचकर फटाफट जरूरी सप्लाई से इकट्ठा करने लगती हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। वो वहां पड़े कुल्हाड़ी को उठाकर अंदर जाती हैं, जहां उन्हें मेडपॉट वाले कमरे में वो जीव दिखता है जो अब साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। तभी एलिजाबेथ को डेविड रेडियो पर बताते हैं कि वो इंजीनियर तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। वो इंजीनियर वहां पहुंच चुका होता है और एलिजाबेथ पर हमला कर देता है और उन्हें गले से पकड़ते हुए मेडपॉट एरिया के सामने आ जाता है। ठीक उसी वक्त एलिजाबेथ उस मेडपॉट एरिया के दरवाजे को खोल देती है। वो जीव तुरंत उस इंजीनियर को अपने ऑक्टोपस जैसे हाथों से बुरी तरह से पकड़ लेता है। एलिजाबेथ बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर वहां से भाग निकलती है। ये जीव अपना मुंह खोलता है, जिसके अंदर से छोटे छोटे हाथ उस इंजीनियर के सिर को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। इस जीव के मुंह के अंदर से एक सांप जैसी चीज इंजीनियर के मुंह के अंदर घुस जाती है और फिर ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और ये जीव मर जाता है। उधर एलिजाबेथ बाहर रोते हुए कहती है, सॉरी चार्ली, पर मैं अब इस चीज को और आगे नहीं कर सकती। तभी डेविड रेडियो पर एलिजाबेथ से कहते हैं, आप ठीक तो हैं? मुझे लगा आपको उस इंजीनियर ने मार दिया। अगर आप ठीक हैं तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? एलिजाबेथ कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? डेविड कहते हैं, आप मेरे बिना इस प्लेनेट से बाहर नहीं निकल सकती। एलिजाबेथ कहती है, इस प्लेनेट से अब कोई नहीं जा रहा डेविड। डेविड कहते हैं, जो शिप क्रैश हुआ है ऐसे बहुत से शिप यहाँ पर मौजूद हैं। एलिजाबेथ तुरंत बग्गी को लेकर डेविड के पास पहुंचती हैं और उन्हें पूछती हैं कि क्या तुम इनके शिप को ऑपरेट कर सकते हो और क्या तुम इनके मैप्स को पढ़ सकते हो? डेविड कहते हैं, हाँ, हम बड़ी आसानी से इनकी शिप का इस्तेमाल करके अर्थ वापस पहुंच सकते हैं। एलिजाबेथ कहती है, नहीं, मुझे अर्थ नहीं जाना, हम वहां जाएंगे जहां से ये लोग आए हैं। इसके बाद वो पहले डेविड के शरीर को शिप से नीचे उतारने लगती हैं। तभी डेविड पूछते हैं, आखिर आप इंजीनियर के पास क्यों जाना चाहती हैं? वो कहती हैं, उन्होंने हमें बनाया और फिर हमें मारने का फैसला किया। आखिर क्यों? डेविड कहते हैं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि उन्होंने क्यों ये फैसला लिया, वो तो फैसला ले चुके हैं। एलिजाबेथ कहती है, नहीं, मुझे फर्क पड़ता है। डेविड कहते हैं, मैं समझा नहीं। एलिजाबेथ कहती है, वो इसलिए क्योंकि तुम एक रोबोट हो और मैं एक इंसान। फिर वो उनके सर को एक बैग में डाल देती हैं। इसके बाद वो बग्गी लेकर पिरामिड की तरफ बढ़ने लगती हैं और एक रेडियो मैसेज अर्थ पर भेजती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि आज नए साल 2094 का पहला दिन है। प्रोमीथियस शिप के साथ उसका सारा क्रू खत्म हो गया है। अगर आप लोगों को ये ट्रांसमिशन रिसीव हो तो इस सिग्नल के ओरिजिन पर मत आइएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मौत है। मैं एलिजाबेथ शॉ, लास्ट सर्वाइवर ऑफ प्रोमीथियस, और मैं एक नए खोज पर निकल चुकी हूँ। इसके बाद एक इंजीनियर शिप उड़ता है और आसमान में कहीं गायब हो जाता है। उधर लाइफ सपोर्ट मॉड्यूल के अंदर एक बिल्कुल ही अलग जीव इंजीनियर के शरीर को फाड़कर बाहर निकलता है।